साल 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास, सोशल एक्टिविस्ट हरिहर पांडे और प्रोफेसर रामरंग शर्मा के द्वारा वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है कि जो भी मुस्लिम यहाँ पर इस ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। हिंदुओं को लगता है कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के मामले को भी कोर्ट में जाकर के सुलझाया जा सकता है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उसका एक हायरार्की है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट उठ करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला जाता है। लगभग 60,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और नंबर ऑफ जजेस सिर्फ 34 हैं। कि वाराणसी के सिविल कोर्ट ने 5 महिलाओं के द्वारा जो पिटीशन लगाई गई थी उसको एक्सेप्ट करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट किया है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुस्लिमों के दबाव में आकर के ये कानून बनाया था। पता ये लगाना है कि आखिरकार जो आज का ज्ञानवापी का मस्जिद है क्या वो किसी मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर उसको तोड़ करके बनाया गया है। ये वीडियो हमारा ज्ञानवापी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। अगर आप पार्ट नंबर 1 पहले देख लेंगे तो आपको पार्ट नंबर 2 समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए होता क्या है कि आजादी के बाद जो हिंदू थे वो चाहते थे कि जो भी उनके धार्मिक स्थल हैं वो एक बार फिर से उनको हासिल कर लें। 1984 में पहली हिंदू रिलीजियस पार्लियामेंट बुलाई जाती है और इस पार्लियामेंट में पूरे भारत से अलग अलग जगह से हिंदू आते हैं और सम्मिलित होते हैं। इस हिंदू रिलीजियस पार्लियामेंट का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो 3 प्लेसेस हैं, राम जन्मभूमि, काशी का विश्वनाथ टेम्पल और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि, इन तीनों ही प्लेसेस को वापस से पाना है और वहां पर मंदिर बनाना है। इन तीनों ही डिमांड्स को विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू संगठनों का पूरा समर्थन था। साल 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास, सोशल एक्टिविस्ट हरिहर पांडे और प्रोफेसर रामरंग शर्मा के द्वारा वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है और इस पिटीशन से उनकी मुख्य रूप से 3 डिमांड थी। सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो एक ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दे दी जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स को काशी विश्वनाथ टेम्पल का ही हिस्सा माना जाए और उसे हैंड ओवर कर दिया जाए। और तीसरी डिमांड ये थी कि जो भी मुस्लिम यहाँ पर इस ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जब भी हिंदू लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए तो किसी भी तरीके का हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैश ना दिखाई दे। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होती, लेकिन उससे पहले ही 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाता है और जैसे ही बाबरी मस्जिद टूटती है उसके बाद इस ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के पिटीशन को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कोर्ट इस पे होल्ड लगा देती है। इस ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की देखरेख करने वाली अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो थी वो 1998 में हाई कोर्ट में चली जाती है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट 1991 में जो पिटीशन डाली गई थी ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स को लेकर के उस पर स्टे लगा देती है और ये स्टे थोड़े समय तक नहीं चलता बल्कि पूरे 22 सालों तक चलता है। साल 2019 में जब राम जन्मभूमि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आ जाता है और वहां पर मंदिर बनाने का डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद हिंदुओं को लगता है कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के मामले को भी कोर्ट में जाकर के सुलझाया जा सकता है। साल 2021 में 5 महिलाओं के द्वारा वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है और उनकी डिमांड ये थी कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के आउटर वॉल पे मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी की कुछ प्रतिमाएं हैं और उनकी वो पूजा करना चाहती हैं। वाराणसी की कोर्ट के द्वारा इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 2022 को वाराणसी के सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है कि इस पूरे के पूरे ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का एक वीडियोग्राफी सर्वे किया जाए और इस वीडियोग्राफी सर्वे को कंडक्ट करने के लिए जो डेट निकाली जाती है वो डेट थी 14 मई, 15 मई और 16 मई। और जब ये वीडियोग्राफी सर्वे किया जाता है तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें निकल के आती हैं जिन्हें हिंदू अपना सिंबल्स बताते हैं, जैसे कि मंदिरों में बजाए जाने वाली घंटी, त्रिशूल का चिन्ह दिखाई दिया है और स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई दिया है। इसके अलावा जो उस ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का तहखाना है जहां पर मुस्लिम अपनी नमाज से पहले वजू करने के लिए जाते हैं, वहां पर एक शिवलिंग जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। हिंदू तो उसे अपने भगवान शंकर का शिवलिंग बताते हैं, लेकिन मुस्लिम उसे एक फाउंटेन बताते हैं। चूंकि ये जो मामला वाराणसी के कोर्ट में चल रहा था तो जो अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी है वो वहां से उठ करके हाई कोर्ट चली जाती है, लेकिन हाई कोर्ट उनके केस को डिनाई कर देता है और फिर वो वहां से उठ करके सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली चीज है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उसका एक हायरार्की है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट उठ करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला जाता है, सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कई सारे डिवीजन हैं। वहां पर सबसे पहले मुंसिफी कोर्ट है जो कि बहुत ही छोटे छोटे केसेस को देख, उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो कि उससे थोड़े बड़े केसेस देखता है, और अगर मामला थोड़ा और बड़ा है तो कोर्ट ऑफ सिविल जज का सीनियर डिवीजन जो होता है वो उस मामले की सुनवाई करता है। और अगर मामला थोड़ा और बड़ा है, चाहे वो सिविल केस का हो या फिर क्रिमिनल केस का हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस लगाई गई पिटीशन पे या तो सुनवाई कर
कर सकता है या फिर उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, खारिज कर सकता है। और उस केस से रिलेटेड कोई भी पक्ष अगर फैसले से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट यानी कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी अदालत। आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां पर केस फाइल करिए और वहां पर आप सुनवाई करके फैसला ले सकते हैं। जब वो फैसला वहां पर हाई कोर्ट में हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत, उससे ऊपर कोई भी अदालत नहीं है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी भी मामले की सुनवाई में अगर इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो बहुत ज्यादा समय लगता है। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वैसे भी वहां पर बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। लगभग 60,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और नंबर ऑफ जजेस सिर्फ 34 हैं। तो किसी भी मामले की सुनवाई में बहुत ज्यादा देर होती है, 15 से 20 सालों का भी समय वहां पर लग जाता है। देखिए, कहा जाता है कि अगर न्याय मिलने में देरी हो रही है तो वो अन्याय हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के संविधान में इससे जुड़ा हुआ कोई कानून नहीं है। हमारे देश के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है जल्दी से जल्दी न्याय पाने का। लेकिन हमारे देश में कई बार न्याय मिलने में इतनी देरी होती है कि जिसको न्याय मिलना चाहिए था उसकी डेथ हो चुकी होती है। और लोगों को न्याय देना कोई ऐसा असंभव काम नहीं है जिसको किया नहीं जा सकता। देखिए, दो तरीके हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक साल में 193 दिन ही ऐसे होते हैं जब वहां पर सुनवाई होती है। और जो हमारा हाई कोर्ट है वहां पर 210 ही ऐसे दिन होते हैं जब सुनवाई होती है। और लोकल कोर्ट्स में 245 दिनों तक सुनवाई होती है। अगर हम नंबर ऑफ वैकेशंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 5 वैकेशंस मिलते हैं। अगर हम इन वैकेशंस में नंबर ऑफ डेज को कम कर दें तो हमारे वर्किंग डेज बढ़ जाएंगे। इससे हम ज्यादा से ज्यादा केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि हम नंबर ऑफ कोर्ट रूम्स को बढ़ा दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कोर्ट रूम्स बने हुए हैं जहां पर सुनवाई होती है। और अगर हम इन कोर्ट रूम्स की संख्या को बढ़ा देते हैं और नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ा देते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा केसेस को सॉल्व कर पाएंगे। इससे होगा यह कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाएगा। 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस देश में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 34 ही जजेस हों, यह बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। वापस ज्ञानवापी के मामले की बात करते हैं। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह पिटीशन एक्सेप्ट कर ली जाती है जो अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा लगाई गई थी। और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अभी तक जो मामला वाराणसी के सिविल कोर्ट में चल रहा था उसको वहां से हटा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा के एक बेंच के द्वारा इस पूरे मामले की सुनवाई की जाती है। मुस्लिम पक्ष के सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी वो कहते हैं कि वाराणसी के सिविल कोर्ट ने 5 महिलाओं के द्वारा जो पिटीशन लगाई गई थी उसको एक्सेप्ट करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अजय कुमार विश्वेश्वर से पूछती है कि आखिरकार आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट नहीं किया है, इसको जस्टिफाई करिए। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा एक कानून बनाया जाता है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा जाता है। अब इस कानून में कहा यह गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जो जहां पर पूजा कर रहा है अपने धर्म की वो वहां पर पूजा करता रहेगा। लेकिन अपोजिशन ये कहता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुस्लिमों के दबाव में आकर के ये कानून बनाया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुस्लिमों के पक्ष में कोई कानून बनाया। और अपनी बात को सपोर्ट देने के लिए कहा जाता है कि शाहबानो केस में भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने यही किया था। शाहबानो केस में 1985 में राजीव गांधी की सरकार वाली गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि शाहबानो को उसके पति के द्वारा एक गुजारा भत्ता दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट में एक बिल लाती है और उसको पास करवा के सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला बदल देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में फैसला नहीं आ सकता। इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो सेक्शन 4 है, उस सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी प्लेस एंशिएंट साइट्स के अंदर में आता है तो उस पे फैसला सुनाया जा सकता है, उसके बीच में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होगा। अब किसी भी साइट को एंशिएंट साइट कब घोषित किया जा सकता है, ये समझने वाली बात है। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी साइट 100 साल से पुरानी है, वो चाहे रिलीजियस हो या फिर न हो, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा महत्व हो, तो उसको हम एंशिएंट साइट में घोषित कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो एक गजट नोटिफिकेशन निकाल करके किसी भी प्लेस को एंशिएंट साइट में घोषित कर सकती है। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के मामले को और ज्यादा इजी और सॉल्व करने के लिए इस तरीके का एक गजट
नोटिफिकेशन निकाल सकती है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर इस तरीके का कानून बना हुआ है जो 1991 में बना था, तो आखिरकार 2019 में राम मंदिर के ऊपर फैसला कैसे सुनाया गया? तो जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसका सेक्शन 5 जो है उसमें यह कहा गया था कि जो राम जन्मभूमि का मामला है इसको इस पूरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में उस पर लगातार सुनवाई चलती रही और उस पर फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो 5 महिलाओं के द्वारा 2021 में पिटीशन लगाई गई थी, उसके ऊपर आगे के एक्शंस लेने के लिए अनुमति दे दी जाती है। 21 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अजय कुमार विश्वेश के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है कि इस पूरे ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का एक एएसआई सर्वे किया जाए। पूरे सर्वे में जो एएसआई है उसको पता ये लगाना है कि आखिरकार जो आज का ज्ञानवापी का मस्जिद है, क्या वो किसी मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर उसको तोड़ करके बनाया गया है। दूसरी चीज पता ये लगानी है कि जो भी चित्र वहां पर पाए गए हैं ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में, वो किससे बिलोंग करते हैं। क्या वो हिंदू कम्युनिटी के देवी देवताओं से बिलोंग करते हैं या फिर वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो पता लगानी है कि आखिरकार जो ये स्ट्रक्चर है उसका नेचर कैसा है और ये कितना पुराना हो सकता है। कोई भी स्ट्रक्चर किस तरीके का है, किस तरीके का उसमें मटेरियल यूज किया जाता है, इसको पता लगाने के लिए जीपीआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे। और इस सर्वे में पता यह लगाया जाता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में जो भी मटेरियल्स यूज किए गए हैं, क्या वो मेटेलिक हैं, वो नॉन मेटेलिक हैं, वो प्लास्टिक्स हैं, कॉन्क्रीट्स हैं, या फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर में कोई खाली स्थान है। इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट की एज फाइंड करने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाती है। अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है और अब वो डेड हो गया है, उसकी एज हमें फाइंड करनी है, तो ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे हम कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं। इसके अलावा पोटेशियम 14 डेटिंग एवं आर्गन 40 डेटिंग भी की जाती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर ट्रीज वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, वो कार्बन, पोटेशियम और आर्गन जैसे एलिमेंट्स के जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं। और इन आइसोटोप्स का नेचर ये है कि उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीके होता है। अब इसी रेडियो एक्टिव डीके से एज पता लगाने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर कार्बन 14 डेटिंग की बात की जाए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में C14 आइसोटोप जो है उसका 50% अवेलेबल है, तो समझ लीजिए कि वो 5734 साल पुराना है। वहीं पर अगर 100% तक उसमें जो C14 आइसोटोप है वो खत्म हो चुका है, तो उसका मतलब ये होता है कि लगभग वो स्ट्रक्चर 50,000 साल से 70,000 साल पुराना हो सकता है। एग्जैक्ट एज पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बताया जाता है कि 50,000 साल से 70,000 साल तक की पुरानी एज के किसी भी स्ट्रक्चर का एज फाइंड किया जा सकता है C14 डेटिंग के माध्यम से। देखिए, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का एएसआई सर्वे तो चल ही रहा है, जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो कोर्ट में सौंपी जाएंगी, लेकिन ये मामला कब तक में निपटेगा, इस पे कोई फैसला कब आएगा, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये हाई कोर्ट में जाएगा मामला या फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। एक्चुअल में जो फाइनल डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, तो कब तक में फाइनल डिसीजन आ पाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी की हायरार्की है वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड किसी भी फाइनल डिसीजन के लिए हमें अभी बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत है, लेकिन आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम ऐसे ही किसी अगले टॉपिक पे एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।